दोस्तों, जब से बिहार के राजनीति में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर यह आरोप लगाया है कि उनकी संलिप्तता साल 1999 में हुए शिल्पी गौतम मर्डर केस में है, तभी से एक बार फिर से यह केस लाइमलाइट में आ गया है। दोस्तों, इस केस में कुछ भी बताने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि बिहार का शिल्पी गौतम मर्डर केस जंगल राज के सबसे बड़े उदाहरणों में से आते हैं, जब दो जवान लड़का लड़की को सरेआम मारा गया था। इस केस में कुछ लोग साधु यादव के ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने डीएनए टेस्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल नहीं दिया, तो कुछ लोग सीबीआई के उस क्लोजर रिपोर्ट का हवाला देते हैं कि खुद सीबीआई ने ही इन दोनों की मौत को सुसाइड बता दिया था। लेकिन क्या ये पूरा सच है? तो इसका जवाब है नहीं। इस केस के कई ऐसे पहलू हैं जो आज भी चीख चीख कर यह बता रहा है कि बिहार और दिल्ली की सरकार ने मेरे साथ अन्याय किया है। लेकिन कौन से हैं वो पहलू, आइए आपको वीडियो में पूरे विस्तार से बताते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि यहाँ पर हम आपको शिल्पी गौतम मर्डर केस की पूरी कहानी नहीं सुनाने वाले हैं, क्योंकि उस कहानी को हमने इस वाली वीडियो में आपको सुना दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे सच हम आपको बताने वाले हैं जो इस केस में सरकार से लेकर सीबीआई तक पर सवाल खड़े कर रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको साधु यादव वाले चैप्टर पर लेकर चलते हैं। साधु यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साले और बिहार के ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई हैं, जो कि एक राजनेता भी रह चुके हैं और वर्तमान में भी वह बिहार के पॉलिटिक्स में एक्टिव है। इस पूरे केस में यह कहा गया कि साधु यादव से जब डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल मांगा गया तो उन्होंने देने से मना कर दिया, लेकिन ये अधूरा सच है। आपको पूरा सच हम बताते हैं जो साधु यादव खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताए थे। इस पूरे केस में होता क्या है कि जब शिल्पी जैन और गौतम सिंह की डेड बॉडी कार के अंदर मिलती है तो वह लगभग न्यूड होते हैं और उसके ऊपर कुछ सीमेंट्स के पार्टिकल मिलते हैं। जब केस आगे बढ़ता है और इन सैंपल को CDFD यानी कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स लैब हैदराबाद में भेजा जाता है, तब पता चलता है कि इसमें मल्टीपल सीमेंट्स पाए गए हैं। इसके बाद सीबीआई गौतम सिंह के कुछ दोस्त जैसे कि मनीष, राकेश, पंकज, SP सिंह और अशोक यादव का सैंपल लेकर हैदराबाद भेजती है, लेकिन इनमें से किसी का सैंपल मैच नहीं करता है। फिर सीबीआई ने शिल्पी जैन के अंकल सजल कुमार जैन का भी सैंपल लिया और हैदराबाद भेजा, लेकिन रिपोर्ट यहां भी निगेटिव ही आई। अब क्योंकि इस केस में साधु यादव का भी नाम सामने आ रहा था, तो सीबीआई ने उनसे भी कहा कि आप भी अपना सैंपल दीजिए। जवाब में साधु यादव ने कहा कि जब जांच में मेरा नाम ही नहीं आया है और ना ही मेरे नाम पर कोई FIR दर्ज हुआ है, तो क्यों मैं अपना सैंपल दूं। और यह बात भी सच है कि इस समय तक साधु यादव का सिर्फ नाम सामने आ रहा था, उनके नाम से कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी। इसीलिए साधु यादव अपना सैंपल देने से मना कर दिए। नहीं तो इस देश में ऐसा कोई ताकतवर शख्स नहीं हुआ है जो सीबीआई को अपना सैंपल देने से मना कर दे। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता ND तिवारी का केस आप देख लीजिए। साल 2008 में जब रोहित शेखर नाम के एक शख्स ने यह दावा किया कि वह ND तिवारी के बेटे हैं, तब डीएनए जांच के लिए ND तिवारी को भी अपना ब्लड सैंपल देना पड़ा था, जिसके बाद यह साबित हुआ कि रोहित शेखर ND तिवारी के ही बेटे हैं। जबकि ND तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। जब इतने बड़े नेता का ब्लड सैंपल लिया जा सकता है, तो साधु यादव तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर साधु यादव की गलती नहीं, बल्कि गलती सरकार, सीबीआई और सिस्टम की है।
इस केस का एक और काला सच यह भी है कि अपने क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने यह लिखा कि ये दोनों मौत हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। लेकिन जब शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाश कार के अंदर मिली थी उस समय वे दोनों नग्न अवस्था में थे। तो अब सवाल ये है कि क्या कोई आत्महत्या करेगा ही तो नग्न अवस्था में क्यों करेगा, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि शिल्पी जैन के साथ गैंग रेप हुआ था। इस केस का अगला काला सच यह है कि सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट पटना की एक विशेष अदालत में 5 अगस्त 2003 को जमा किया था और फिर इसी के आधार पर कोर्ट ने फैसला भी सुनाया। कोर्ट के मुताबिक शिल्पी जैन और गौतम सिंह की हत्या नहीं हुई थी बल्कि उन्होंने आत्महत्या की थी। इस फैसले पर जमकर हंगामा हुआ लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिल्पी जैन के भाई प्रशांत जैन इस फैसले के खिलाफ थे। वह केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही प्रशांत जैन ने इसके लिए आगे की कार्रवाई करने की कोशिश की वैसे ही साल 2006 के जनवरी महीने में प्रशांत जैन का उसके ही घर के बाहर से किडनैप हो गया। पुलिस ने एफआईआर भी लिखी और फिर 2 दिनों के बाद प्रशांत घर वापस आ गया, लेकिन इसके बाद उसने किसी भी जांच के लिए कोई मांग नहीं की। यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि साल 2006 तक बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका था और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन इस मामले में नीतीश कुमार ने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। जिस नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन का सरकार का तमगा मिला वो भी इस केस को दफनाने के उतने ही जिम्मेदार बने जितनी राबड़ी देवी बनी थी। अब आखिर में बात इस केस में बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट किशोर की संलिप्तता की, जिसके बारे में प्रशांत किशोर बता रहे हैं। तो कई मीडिया रिपोर्ट्स यह दावा कर रहे हैं कि इस केस में राकेश कुमार नाम के एक शख्स को आरोपी बनाया गया था और सम्राट चौधरी का पूर्व में नाम राकेश कुमार भी रहा था। इसलिए इस केस को प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी से जोड़ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दोस्तों, अगर इस पूरे केस के निष्कर्ष पर जाएं तो दिन दहाड़े 2 युवक युवती को मौत के घाट उतार दिया जाता है और इसका अपराधी कोई नहीं होता है। जब हम कहते हैं कि कानून यहाँ पर राजनेताओं का रखैल बनकर रह जाती है तो हमारा कहने का मतलब यही होता है कि आप चाहे कितने भी सही हो और कानून को फॉलो करने वाले हों, लेकिन जब सत्ता पक्ष आपको बर्बाद करने पर आ जाए तो आपको न्याय नहीं ही मिलने वाला है और सीबीआई भी आपका कुछ हेल्प नहीं करने वाली है। साल 2006 में जब शिल्पी जैन के भाई प्रशांत जैन का किडनैप हुआ था उस समय नीतीश कुमार एक बार फिर से इस केस को रीओपन करवा सकते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय यह मामला घटित ही हुआ था और यह भी संभव है कि लोगों को सच का पता भी चल जाता, लेकिन इस केस को दबाने में जितनी जिम्मेदार राबड़ी देवी की सरकार थी उतनी ही नीतीश कुमार को भी दोषी माना जाएगा। आज 36 सालों के बाद भी शिल्पी जैन और गौतम सिंह की आत्मा न्याय के इंतजार में भटक रही है और इसका जिम्मेदार आप सीधी तरह से सरकार को ठहरा सकते हैं। बाकी इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।